पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को और मजबूत करते जा रहे होंगे, है ना। तो आज की ये वीडियो उसी कड़ी में एक हिस्सा बन के आपके सामने आई है। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ही ख़ास हो जाती है जो चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं वो सारे आपके चंडीगढ़ में जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हुए हैं उनके टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से उठाए गए हैं, चाहे वो आपका पीआरटी का हो, एनटीटी का हो, पीजीटी का हो या वो टीजीटी का हो। तो आपको एक बेसिक आइडिया ज़रूर ही मिल जाएगा कि आखिर चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम में पीआरटी या अदर टीचिंग एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर ने किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से। क्योंकि नॉर्मली ऑनलाइन ऐसे पेपर बहुत कम उपलब्ध हैं जो आपको ये आइडिया दे पाएँ कि चंडीगढ़ में क्या क्या पूछा गया है। एक तो कई सालों बाद एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिली है चंडीगढ़ में, इस वजह से ये और भी ख़ास हो जाता है कि आपको पता लगे कि आखिर वहाँ किस तरीके का लेवल पूछा जाता है या किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। तो उस वजह से ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। आई होप कि आपको भी उतना ही मज़ा आएगा इस वीडियो को देखकर जितना भी मुझे इसको बनाने में आ रहा है। तो बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए। तो उससे पहले अगर आप डेली हमारी टेलीग्राम कुछ को ज्वाइन करना चाहते हैं जिस पे हम डेली पेडागोगी और सीडीपी या अदर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं, तो आपको पेडल कुछ नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ ही साथ इस पर डेली अगर टाइमिंग की बात करें तो रात को 9 बजे आपको मंडे टू सैटरडे डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, जिसके माध्यम से आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और बेहतर होगी, ऐसे और है ना। तो इसके साथ ही अगर आप इस वीडियो की अदर जो हमारे प्रैक्टिस सेशन है उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पेडल अब ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। इस पर हम अपने प्रैक्टिस सेशन की पीडीएफ साथ ही साथ एजुकेशनल से रिलेटेड न्यूज़, नोटिस या नोट्स सारे प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है आज की जो वीडियो है उसमें आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इन सब के प्रीवियस ईयर टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट के क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया गया है। तो आई होप आप इन्जॉय करेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर कि पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि पहला किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना किसने की थी? जॉन लॉक ने, फ्रावेल ने, फ्रस्ट ने या मैसन ने? तो आपको पता है कि जो किंडरगार्टन स्कूल चलाए गए थे वो फ्रावेल के द्वारा चलाए गए थे। ये तो सीधा आपका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि समेटिव एवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? क्या वो पाठ की शुरुआत में होता है, क्या वो पाठ के बीच में होता है, पाठ के अंत में होता है या प्रतिदिन कराया जाता है? तो आपका अगर मूल्यांकन की बात करें तो आपको दो तरीके के मूल्यांकन याद ही रखने हैं। एक तो आपका समेटिव हो गया, एक आपका फॉर्मेटिव हो गया। इसके बाद भी दो और हैं, जैसे डायग्नोस्टिक हो गया, ठीक है। तो आपको देखना है कि समेटिव की अगर बात करी जाए तो ये हमेशा आपका अंत में कराया जाता है। वार्षिक आपने सुना होगा कि आपके पहले वार्षिक परीक्षाएं कराई जाती थी, एनुअल एग्जाम होते थे, तो ये उसी से रिलेटेड है, तो ये पाठ के अंत में होता है। अगर फॉर्मेटिव की बात करें तो ये संकल्पना अभी रिसेंट में आपने एनईपी या एनसीएफ के द्वारा लाई गई है कि आपको जैसे जैसे आप सिखा रहे हैं बच्चे को उसी दौरान आपको मूल्यांकन करना है बच्चे का, ताकि उसी समय आपको बच्चे की स्थिति के बारे में पता चल सके। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि जॉन डीबी का संबंध किससे है? क्या वो प्रयोजनवादी थे, संरचनावादी थे, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध से या खोज अधिगम से रिलेटेड थे? तो जो जॉन डीवी थे वो एक प्रयोजनवादी हैं, ठीक है। अगर बात करें और ऑप्शंस की, संरचनावादी में आपका पियाजे या वाइगोस्की या ब्रूनर इन सब के नाम देखने को मिलता है। स्पेशली अगर सामाजिक सांस्कृतिक की संस्कृति की बात करें तो इसमें आपका वाइगोस्की है, ठीक है। अगर खोज अधिगम की बात करें कि एक डिस्कवरी लर्निंग किसने कॉन्सेप्ट दिया है तो वो आपका ब्रूनर थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये लर्निंग वाले पार्ट से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड नहीं बना को रुचिपूर्ण नहीं बनाता है? क्या व्याख्यान की भाषा स्पष्ट और तेज होनी चाहिए? बिल्कुल ये बात सही है, ये रुचिपूर्ण बनाएगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में या कम्युनिकेशन में जितनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी बच्चा उतने बेहतर तरीके से वो चीज़ समझेगा। अध्यापक के द्वारा व्याख्यान के मुख्य बिंदु को बताना चाहिए जिससे छात्र को विषय वस्तु की स्पष्टता हो जाए। बिल्कुल, आप लेक्चर देने से पहले की पॉइंट नोट कराते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अध्यापक बच्चों को, तो ये दोनों बात सही हो जाती हैं, अध्यापक बच्चों के दिमाग पर नियंत्रण रखे ताकि वो मौन बैठे। ये थोड़ा अपने आप में एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल बच्चे पर नहीं रखना हमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। भले ही लेक्चर मेथड एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, ये बात भी ध्यान रखनी है, बट ऐसा नहीं है उसके बेस पे आप बच्चों को एकदम निष्क्रिय बना देंगे, तो ये यहाँ कहीं ना कहीं रुचिपूर्ण नहीं बनाएगा। यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है।
बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो यहाँ बेसिकली फर्स्ट की बात करी गई है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन नहीं है जिनमें आप और भी बात करें। तो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी 1986 में लाई गई थी, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी ज़रूरी है क्यों। बेसिकली आपने आईसीटी के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो आईसीटी आखिर में क्यों ज़रूरी है? क्या है शिक्षा का उच्च मानदंड तय करती है, मतलब एक हाई स्टैंडर्ड बनाती है, शिक्षा को प्रभावी बनाती है, या व्यवस्था को सुंदर बनाती है, या शिक्षण को कम बोझ का बनाती है? तो ये तो आपको हो सकता है सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ अपने तरीके से सही लग रहे हों, बट जो मेरे तरह से बेस्ट आंसर बनेगा वो है शिक्षण को प्रभावी बनाना। हो सकता है कि कई लोग इसका आंसर कम बोझ वाला दे रहे हों, तो मेन मोटिव हमारा कम बोझ करना नहीं है, मेन मोटिव है वो है शिक्षण मतलब टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बनाना, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षण में प्रश्न करना क्यों जरूरी है? भाई क्वेश्चनिंग इज इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग। तो ये बच्चों की सक्रिय भागीदारी से रिलेटेड है, रटाने की प्रक्रिया को बढ़ाना है, कक्षा में अनुशासन बनाना है, परीक्षा की तैयारी कराना है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है आपका बच्चे की सक्रिय भागीदारी बनाना। ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है कि बच्चे जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उससे उतने ही उनकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि पढ़ने के बाद आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, वो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को उतना ही बेहतर करेगा, है ना। उसमें आप उतने ही इन्वॉल्व होंगे, किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक बच्चों में नैतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास कर सकता है किसके बेस पे? खुद उनका रोल मॉडल बनकर, कई सारे व्याख्यान देकर, अनेक प्रसारण मतलब सोच दिखाकर, त्यौहार मनाकर। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो आपको भी पता है कि खुद उसे रोल मॉडल बन के आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा ऑब्जर्वेशन लर्निंग से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। बच्चा जो ऐसा देखेगा वैसा बच्चा बनेगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का सबसे ज़रूरी पक्ष मतलब इम्पोर्टेंट डोमेन कौन सा है एजुकेशन का? क्या ज्ञान की वृद्धि करना है, क्या व्यक्तित्व निर्माण करना है, व्यवहार में परिवर्तन है, या कौशल विकास करना है? तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट डोमेन, ठीक है, ऑफ एजुकेशन क्या है? वो नॉलेज ज्ञान की वृद्धि इन द सेंस कि आप ये बताओ बच्चे केवल आपका मोटिव ये है एजुकेशन का कि आप बच्चों को बस ज्ञान की वृद्धि करते जाएंगे, जितना ज़्यादा ज्ञान दे सकें उतना ज़्यादा ज्ञान देंगे? क्या उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा, कि व्यवहार में परिवर्तन होगा, कि कौशलों का विकास होगा, इन द सेंस स्किल डेवलप करेंगे? तो ज्ञान केवल और ज्ञान की वृद्धि करना हमारा शिक्षा का जरूरी पक्ष नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हो सकता है यहाँ दो कौशलों का विकास करना बेसिक शिक्षा का पक्ष है, स्किल उनको देना चाहिए, बट इनका अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन की बात करें तो वो नहीं है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अगर व्यक्तित्व निर्माण और व्यवहार में परिवर्तन की बात करें तो व्यक्तित्व निर्माण ये बताइए आप किस वजह से आता है? जब आपका बिहेवियर में चेंज देखने को मिलेगा तभी आगे जाके आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो यहाँ जो मेरे तरफ से आंसर सही है वो है आपका व्यवहार में परिवर्तन। हो सकता है आप लोगों को लग रहा है व्यक्तित्व निर्माण, बट एक बार ज़रा थोड़ा सा सोचिए कि बिना बिहेवियर में चेंज आए कि आपका व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है? तो जो शिक्षा का जो मेन पर्पज़ है वो है आपका व्यवहार में परिवर्तन। तो अगर आपको देखना भी है तो कई जगह डेफिनेशन भी दी जाती है कि एजुकेशन द रोल ऑफ एजुकेशन इज़ बिहेवियरल चेंज, मतलब व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? शिक्षा है। तो ये मेरी तरफ से इसका एक्सप्लेनेशन है। मे बी आपका कुछ डिफरेंस हो सकता है, अगर कुछ इससे अलग है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपना एक्सप्लेनेशन ज़रूर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों का सबसे अधिक भागीदारी होगी, मतलब कब बच्चों की आपको सबसे अधिक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी? व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड में, श्रव्य दृश्य विधि मतलब ऑडियो विजुअल मेथड में, परिचर्चा मतलब डिस्कशन मेथड में, या किताब कलम विधि मतलब पेन पेपर मेथड में? तो यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव कब होगा? जब वो क्वेश्चन पूछेगा, आंसर सुनेगा, फिर उस पर नया क्वेश्चन पूछेगा। तो ये चीज़ आती है आपकी परिचर्चा या डिस्कशन मेथड में, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इस विशिष्ट विभिन्न दक्षता युक्त कक्षा में शिक्षक को कैसे सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा? मतलब एक शिक्षक कैसे सभी ये सुनिश्चित करेगा कि सभी बच्चे उसकी क्लास में एक्टिव होकर लर्निंग करें, सभी का अधिगम साथ में हो, समूह कार्य देकर, टीम शिक्षण के द्वारा, साथी अध्ययन के द्वारा, या विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उपयोग करके? तो यहाँ जो टीचर सुनिश्चित करेगा सभी बच्चों की एक्टिविटी मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन को, वो है अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करके। जब वो अलग अलग बच्चों की नीड के हिसाब से अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करेगा तभी बच्चा हर तरीके से एक्टिव होकर सीखेगा। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आकलन मूल्यांकन से भिन्न क्यों है? ठीक है, यहाँ एवोल्यूशन का मूल्यांकन का अगर इंग्लिश बात करें तो वो है एवोल्यूशन, ठीक है, और अगर आकलन की बात करें तो उसे कहते हैं असेसमेंट, ठीक है। अब ये क्यों अलग है?
इसको समझने के लिए ज़रा थोड़ी सी एक चीज़ समझते हैं, उसके लिए मैं आपको बोर्ड पे ले जा रहा हूँ। तो आप 3 टर्म के बारे में हमेशा याद रखें। एक है मेज़रमेंट, ठीक है, मेज़रमेंट मतलब जिसे हम मापन कहते हैं। दूसरा है आपका असेसमेंट, ठीक है। तीसरा है आपका इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन। तो इन तीनों को अगर मैं एक वेन ड्राइव के माध्यम से आपको सिखाऊं तो इसको सबसे जो ब्रॉड टर्म होगी वो है आपका, सबसे जो पहला आएगा, सबसे ब्रॉड टर्म आपका इवोल्यूशन होगा, ठीक। उसके अंदर आपका क्या आएगा, असेसमेंट आएगा, और उसके अंदर आपका मेज़रमेंट आएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इवोल्यूशन फिर असेसमेंट फिर मेज़रमेंट, है ना। तो अगर इस वेन ड्राइव को थोड़ा सा दिमाग में रखा जाए तो क्या आकलन से मूल्यांकन होता है, मतलब असेसमेंट से आपका इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन से आकलन होगा, दोनों समान हैं या दोनों स्वतंत्र हैं। तो ना तो दोनों समान हैं ना ही दोनों स्वतंत्र हैं, ये बात तो कट जाती है। अब आपको बताना है कि आकलन से मूल्यांकन होता है या मूल्यांकन से आकलन होता है। तो पहले आपका आकलन होता है, असेसमेंट होता है। असेसमेंट में कुछ जो टर्म है वो आपके मूल्यांकन की टर्म से मैच करती हैं, बट ज़रूर नहीं है मूल्यांकन की सारी टर्म आपकी आकलन से मैच करें। तो ये बात थोड़ी आपको देखनी है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था होगा कि बच्चे की जो नई आप कोई कॉन्सेप्ट अगर सिखा रहे होते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन अगर पहला पॉइंट कहें, पहला स्टेप होता है कि उसके पिछले अनुभव से उसको जोड़ना। अगर आप नई चीज़ को पिछले अनुभव से नहीं जोड़ेंगे तो बच्चे को समझ में आएगा ही नहीं। तो जिस पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाता है वो है नए अनुभव को पुराने अनुभव के साथ जोड़ के आगे बढ़ना, मतलब पीछे के जोड़ो और आगे बढ़ो, ऐसा कुछ। तो इसको अगर सही इसमें अप्लाई किया जाए तो आपका है थर्ड ऑप्शन सही। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षक की असफलता किस क्षेत्र के कारण होती है, मतलब क्यों हम कहते हैं कि कोई एक शिक्षक कब असफल माना जाएगा। आपसी संबंधों से बच्चों से सख्त आना, मौखिक क्षमता या ज्ञान पर। तो जो शिक्षक अगर फेल होगा तो सबसे मेन चीज़ है, अगर ब्रॉड टर्म माने तो उसका ज्ञान, अगर उसे ज्ञान ही नहीं है चीज़ों का, अपने कॉन्सेप्ट का, अपने सब्जेक्ट का, तो फेल है। भले ही उसमें बहुत अच्छी मौखिक क्षमता हो, मतलब बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हो, बच्चों से सख्त आना ये माइनस पॉइंट नहीं है। अगर हो सकता है आप इसको भी ऑप्शन कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी टीचर को बच्चों से सख्ती बरतनी ही पड़ेगी, उन्हें कुछ डिसिप्लिन सिखाने के लिए, है ना। और आपसी संबंध ये कभी असफलता का कारण टीचिंग लाइन में तो नहीं है। तो ये थे आपके आज के बेहतरीन क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन पिछले चंडीगढ़ एग्ज़ाम में आए PYQ हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा किस तरह की टीचिंग और ट्यूटोरियल पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ ही इसके और कई वीडियो अभी आने बाकी हैं, तो आई होप कि आप वो सारे प्रैक्टिस सेशन एंजॉय करेंगे। उसके साथ ही अगर आप पिछले और प्रैक्टिस सेशन करना चाहते हैं चंडीगढ़ PRT से रिलेटेड में, तो उसके लिए हमारी ये चंडीगढ़ PRT ऑफिशियल प्रीवियस ईयर पेपर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इससे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो अदर क्वेश्चन है जो आने की एक संभावना बन सकती है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट से आपसे कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो। तो उसके लिए हमारी चंडीगढ़ PRT और EMRS की ये सीरीज़ चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड। उसके साथ ही आपकी DSSB PRT की भी एक सीरीज़ चल रही है, इसमें DSSB PRT में कैसे क्वेश्चन आते हैं पेडागोगी वाले पार्ट में या टीचिंग मेथडोलॉजी वाले पार्ट में, तो वो आप उसके माध्यम से भी अपनी कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ अगर आप पेडागोजी को ज्वाइन करना चाहें, जिस पे हम डेली कुछ कंडक्ट कराते हैं रात को 9 बजे, तो वो भी आप पेडागोजी नाम से सर्च करके कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी यही उम्मीद है कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पहले से और बेहतर होती जा रही होगी डे बाई डे, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।